रहा हूँ कंप्यूटर सुन। चल अच्छा, एक वो तो पहले वाली क्लास के रिकॉर्ड नहीं, कोई बात नहीं। आज अपन बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि फोटोन की एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ओनली, and this is common for all the radiations. Energy of one photon is common for all the radiations and that is given by E is equal to hc by lambda. तो अगर से अगर पूछो कि किसी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी क्या बोलेंगे, E is equal to n times of E, E dash is equal to n times of E और n hc by lambda, क्योंकि यहां से मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ रेडिएशन प्रेशर में ये वैल्यू काम आएगी। समझ आएगी बात? ये क्या एनर्जी ऑफ वन फोटोन है और इस एनर्जी ऑफ वन फोटोन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। अब आज मैं बात करूंगा सीधा सा एक एक्सपेरिमेंट की और आइंस्टीन की। देखो ध्यान से, आइंस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए कोई फोटो सेंसिटिव मेटल है, अब यहां से कुछ बातें जो बोल रहा हूं याद रखने की है। ये मान लो फोटो सेंसिटिव मेटल है, फोटो सेंसिटिव मेटल ऐसी मेटल जो जिसका लाइट, जिस पर लाइट का इफेक्ट हो जाए, जब मेटल के ऊपर लाइट गिरे, लाइट गिरने से अगर वो इफेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। और फोटो सेंसिटिव मेटल में आप जो नाम बताता हूं मैं, सीजियम, रूबिडियम, ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो फोटो सेंसिटिव होती है। ज्यादातर जो काम आएगी आपकी सीजियम और रूबिडियम, इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। सीजियम, रूबिडियम, ये कौन सा ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स उन सबको याद रख लें, और वो लगभग सभी एलिमेंट्स उस ग्रुप के फोटो सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि नीट है, नीट में कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव मेटल लिया है और इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमीटर। जो फोटो सेंसिटिव मेटल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है लाइट आने से, उसको और क्या नाम देंगे अपन, फोटो इलेक्ट्रिक एमीटर, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद में मान लीजिए हमने यहां से कुछ लाइट के फोटोन, अब मुझे अभी नहीं पता कि लाइट कौन सी है, तो आप इस बात पर नहीं जाए कि ये यूवी रेडिएशंस है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस है, ये गामा रेडिएशंस है, एक्सरे रेडिएशंस है, माइक्रोवेव रेडिएशंस है, कोई भी रेडिएशंस हो सकते हैं, ठीक। तो ये जो रेडिएशंस है इनको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रेडिएशंस। तो पहली बात तो बुक्स में जो ये डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव मेटल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट आउट फ्रॉम द मेटल, आप ये डेफिनेशन भूल जाएं, आप लाइट नहीं बोलेंगे केवल, क्योंकि एक अकेला लाइट है, लाइट नहीं कि जितने रेडिएशंस होते हैं। लाइट का कौन सा पार्ट है, देखो कितने से कलर है, VIDZYOR, बस इतने से रेडिएशन नहीं होते ना बेटा। रेडिएशन तो रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक होता है, वो अलग बात है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो कौन से रेडिएशंस की है। तो आज से आपको याद रखेंगे कि इंसिडेंट रेडिएशंस, वो कोई भी रेडिएशन, यूवी भी हो सकते हैं, इंफ्रा भी हो सकते हैं, विजिबल लाइट भी हो सकती है, इनविजिबल लाइट भी हो सकती है। किसी भी लाइट जब किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पर गिरेगी तो क्या होगा, ये कहा जाता है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एजिक्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या कोई बता सकता है कि मैंने रेडिएशन का इफेक्ट बताया था, हीट पढ़ाया था उस समय, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टाइप में मैंने बताया था कि जब कोई भी रेडिएशन किसी भी सब्सटेंस पर आते हैं, किसी मेटल पर आते हैं, किसी नॉन मेटल पर आते हैं, किसी सरफेस पर आते हैं, तो वहां पर तीन बातें हो सकती है। तीन बातें बताई थी मैंने, याद करो। पहला बताया था कि रेडिएशन क्या हो सकते हैं, अब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, दूसरा क्या घटना हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकता है, और तीसरी क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। याद है सबको? तीन तरह के रेडिएशंस का रिएक्शन बताया था मैंने सब्सटेंस के साथ, कि व्हेन रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल और सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, there may be three types of events. One is some of the radiations may be absorbed by the surface, some of the radiations can be transferred by the surface, and some of the radiations can be reflected by the surface. तो यहाँ पर मैं ट्रांसमिशन की बात नहीं करूंगा, ठीक है। ट्रांसमिशन यहाँ पर कम इनटू इफेक्ट नहीं आएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है, मैंने ऐसा बताया था R + P + A = 1, याद आ गया सबको? R क्या है, रिफ्लेक्शन, T फॉर ट्रांसमिशन, A फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं केवल अब्जॉर्प्शन की बात करूंगा और रिफ्लेक्शन की बात करूंगा। मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन वाला चीज नहीं मानूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर इन दिस चैप्टर और पर्टिकुलर इन द केस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू कैन टेक इट नेग्लिजिबल, therefore our equation becomes only r plus a is equal to 1. So there are two observations only. So one is absorption and other is reflection. दो ही बातें मानूंगा मैं यहाँ पर कि जो रेडिएशंस आ रहे हैं या तो उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है या तो उनका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। समझ आएगी बात? और उनको लेकर के मैं यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो थोड़ी देर से करूंगा। तो आप ये समझ लें कि जब इंसिडेंट रेडिएशंस आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, इसका मतलब सम ऑफ द रेडिएशंस कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस, ठीक है, एंड सम मे बी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बेटा उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए, वो मेरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है उनकी, उनकी वजह से कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण निकलेंगे? दोज फोटोन विच आर टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशन समझाता हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश करो। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज क्या हो गया? और कोई बोलो रे। हो सर, आवाज दबी दबी आ रही है। दबी दबी आ रही है आवाज? ऐसे क्यों बोल रहा है यार? कितना तेज तेज बोल रहा हूँ मैं तो। सुन सुन ध्यान से सुन। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई रेडिएशंस किसी मेटल के ऊपर आएंगे तो उन रेडिएशंस के फोटोन्स का, रेडिएशंस का नहीं, रेडिएशंस जिन फोटोन्स के बने उन फोटोन का अब्जॉर्प्शन करेगा सरफेस, और अब्जॉर्प्शन करने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो इस इवेंट को इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द सरफेस व्हेन सम ऑफ द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द सरफेस। अगर किसी सरफेस पर रेडिएशन आते हैं और वो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इस फिनोमेना को, इस इवेंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, केवल लाइट से कंसर्न नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह के रेडिएशंस इसके ऊपर आ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सभी रेडिएशंस, क्या सभी फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? नहीं। इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन आएंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैं आपको, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन था क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मान लो मैंने आपको उसमें एक चैप्टर में बताया था कि अलग अलग जो मेटल्स होती हैं उन अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। किस किस को याद है? एक वर्ड बोला था मैंने, इलेक्ट्रोस्टेट में भी बोला था कि वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन के बारे में मैंने बताया था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये डेफिनेशन याद रखना आ सकती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल is known as work function. What is work function? It is the minimum amount of energy required to emit the electrons from surface of metal. किसी मेटल के सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम से कम जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। W0 भी लिख सकते हैं इसको, या फाई नोट भी लिख सकते हैं। W0 लिखें या फाई नोट लिखें, दोनों ही फॉर्मूले में एच न्यू आएगा, एच न्यू, और न्यू के साथ भी नोट लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एच तो प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी बात हम कल कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड होती है। और न्यू नोट जो है यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
ठीक है, और कम से कम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, संगम माइक बंद कर बेटा, तेरा गाने मत सुना मुझे, समझ गए बेटा? तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय W naught is equal to S nu naught or phi naught is equal to S nu naught, where H is Planck's constant whose value is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 and nu is threshold frequency. अब आपको सर ये नई बात बोल दी आपने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में थोड़ी देर से बात करूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये जो मेटल है जो मैंने यहाँ पर सरफेस रखा है, इस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि अगर इस सरफेस को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। ठीक है, मेरा सवाल सबसे है, सब मुझे चैट में जवाब देना कि अगर मैं इस सरफेस को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है, अगर मैं 2 फोटोन लाऊं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यस और नो? गिव मी आंसर, हरी अप। नो, नहीं निकलेगा। महेश ने सही बोला है, मैंने भी बोला सर। हाँ तेने भी बोला नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर मैं यहां से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन डाल दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हाँ निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? निकलेगा। कितने? 2 यहाँ पर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन अगर मैं इस पर डाल दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 एक इलेक्ट्रॉन, 2 एक निकलेगा। एक कौन बोला? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बिल्कुल सच बोल रही है, केवल एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। याद रखो, 1 इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब ओनली 1 फोटोन। एक फोटोन का अब्जॉर्प्शन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है। फोटोन की एनर्जी अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 50 इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, नहीं। जिस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, इसी तरह से कोई ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर कोई फोटोन आ रहा है तो वो केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से उसको बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी, बाकी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी जिससे वो सर्किट में आगे बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ध्यान रखना आगे से कि कोई भी 2 एक एक वोल्ट के एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही रिएक्शन कर सकता है, या आप दूसरे शब्दों में बोलो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अब्सॉर्ब करके बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द सफिशिएंट एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एमिट इट। देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप 1000 फोटोन भी अगर आप सरफेस पे डाल दो तो नो 1 इलेक्ट्रॉन विल एमिट फ्रॉम द सरफेस। चाहे हम सरफेस को कितने भी एनर्जी देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 1000 फोटोन भी अगर मैं डाल दूंगा तब भी वो सरफेस एक भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। और दूसरी बात, ऑन द कंट्रेरी, इफ वी हैव द फोटोन ऑफ सच टाइप व्हिच हैव एनर्जी मोर देन द वर्क फंक्शन, but no one photon can emit more than 1 electron, because 1 electron can absorb only and only 1 photon. The remaining energy of the photon apart from the work function is consumed in the form of the kinetic energy. Due to that kinetic energy, photon moves in the electrical circuit. Is that clear now? समझ आ गया सबको? ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। ये 2 बातें लिखोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि सर ने कुछ बताया था। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो।
सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, कल से तुम्हारा टाइम 8 बजे का हो जाएगा सुबह का। जितने आलसी लोग हैं वो सब 2-3 फोन में अलार्म भरें, अपनी मम्मियों से बोलें, अपने डैडी से बोलें कि सुबह कम से कम 7 बजे उठा दें ताकि आप लोग 8 बजे क्लास अटेंड कर सको। फ्रॉम टुमारो वन मोर फैसिलिटी इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फॉर यू। कल से मैं 4-4 बच्चों को अलग मैसेज डालूंगा, उनके लिए आधा घंटा डाउट सेशन के लिए शेड्यूल करूंगा। ठीक है, सब अपने अपने अगर कोई दूसरा नंबर है तो मुझे डाल दें। 4-4 बच्चों के लिए कल से मैं डाउट सेशन चालू करूंगा ऑनलाइन। आप अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर के रखें, जिसको जो प्रॉब्लम है उस आधे घंटे में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग दिस फैसिलिटी फ्रॉम टुमारो, सो बी अलर्ट नाउ, यू डोंट हैव मच टाइम। चलो सुनो ध्यान से, तो ये कहानी समझ आ गई सबको कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, और मैंने बोला लाइट तो बोलना ही नहीं है, व्हेन रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। अब नई बात जोड़ दी मैंने कि सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन वाली अगर रेडिएशन किसी सरफेस पर आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देंगे। और दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि 2-3 डिफरेंट फोटोन मिलकर के और रिक्वायर्ड एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर देकर के इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। ऑन द कंट्रेरी, no photon of higher energy than the work function can emit the electron more than one, because if it do so, the sum of the energy which is required to emit the electron from the surface of metal, the remaining energy will provide the kinetic energy to the electron to move in the electric circuit. Is that clear? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो जरा। तो ये हमें पता लग गया कि फोटोन क्या है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फोटोन क्या कहानी कर सकता है किसी भी मेटल सरफेस के साथ रिएक्शन करके। इस चीज को ऑब्जर्व किया आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन ने बोला, देखो यहां से फिर बहुत बड़ी बात बोली उसने। क्या बोली मैं आपको सुनाता हूं। उसने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन बोला है मैंने। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या करता है, इसकी जो एनर्जी है वो 2 पार्ट में खर्च होती है। नंबर 1 वर्क फंक्शन, किसमें खर्च होता है, वर्क फंक्शन में। जितनी मेटल का वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर लाने में खर्च हो जाती है, बिकॉज वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। अब जो बाकी की एनर्जी बचती है, द रिमेनिंग एनर्जी विल प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी नोन एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। There is a great locha between kinetic energy and maximum kinetic energy. I will show it in the experiment in next lecture. Maximum kinetic energy और केवल kinetic energy, इन दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। Note it in your mind. मैं भूल जाऊं तो मुझे बोलना, आपने कुछ बोला था बताओ। वर्क फंक्शन ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च हो गया, बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बाकी जो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ओके भाई, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब फोटोन की एनर्जी को अगर मैं ई बोलूं, वर्क फंक्शन को अगर मैं डब्ल्यू नॉट बोलूं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को के ई मैक्सिमम बोलूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल करके आता है कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा भाई, फोटोन की एनर्जी बोलो जरा क्या होती है, एच न्यू, where h is Planck's constant and nu is the frequency of the photon which is incidenting on the surface. W naught again h nu naught, where nu naught is the threshold frequency of the metal, and threshold frequency is the characteristic property of the metal. Listen carefully. Nu naught, this threshold frequency is the characteristic property of the metal. It differs from metal to metal. एक ही सरफेस के लिए, चाहे वो सीजियम का है, चाहे वो रूबिडियम के या किसी अदर मेटल का है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा और उसका एक बहुत बड़ा शीट, दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसका मतलब, लेकिन अलग अलग अगर मेटल है, एक कॉपर का शीट है और एक रूबिडियम का शीट है, एक सीजियम का शीट है, उन सबका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल।
एक ही मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी शेप या साइज के लिए सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेटल के जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं आगे और इसको भी डिटेल करता हूं। बाकी बचा हमारे पास केई मैक्सिमम। देखो मैं बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं। एक इक्वेशन से आपको सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थीम पता लग जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच इज कॉमन ओवर हियर, न्यू माइनस न्यू नॉट, केई मैक्सिमम। इसका मतलब केई मैक्सिमम इज एच टाइम्स द न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ध्यान से समझना, कहानी समझो। देखो कि इफ, तीन कंडीशन बता रहा हूं मैं यहां पर। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, फर्स्ट सर कंडीशन। सबको म्यूट करने को बोलो ना सर, बीच बीच में वो आ रहा है। अरे कौन है रे बीच में? बेटा गाने मत गाओ, रिकॉर्डिंग में जाती सारी जनता देखती फिर तुम्हारे शोर। बोलेंगे सर कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बीच बीच में माइक्रोफोन ऑन कर लेते हैं। किस किस का ऑन है? हाँ अब देखो सबके ऑफ हो गए। तुम्हारे घर वालों की आवाज नहीं सुन रही, तुम्हारे टीवी की आवाज नहीं सुननी मुझे, बुलाते हो नहीं कोई खाने पे। इधर देखो, न्यू लेस देन न्यू नॉट, कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन? If the frequency of photon is less than threshold frequency, what will happen? क्या होगा? Electron will not get emitted. वेरी गुड। देखो ऐसा करने से हमारे मैथमेटिक्स क्या बोल रही है कि अगर न्यू न्यू नोट से कम है, न्यू नोट ज्यादा है न्यू कम है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो ये कंडीशन बोल रही है कि ये नेगेटिव साइन आएगा और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नोट, it means kinetic energy expression showing that it has a negative value, it is not possible। kinetic energy negative कभी हो ही नहीं सकती। जब kinetic energy negative नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ? there is no such a electron which can emit from the surface of the metal। कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। दूसरी बात समझो, सेकेंड कंडीशन, कि if nu is equal to nu naught, if the frequency of the photon is equal to threshold frequency, what will happen? अब देखो अगर मैं इस nu equal to nu naught इस एक्सप्रेशन में रख देता हूं, तो here I have कि Ke maximum is equal to 0, काइनेटिक एनर्जी इज 0। और काइनेटिक एनर्जी 0 क्या शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस की मेटल से तो आ जाएगा, लेकिन उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो उससे बाहर निकले। उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। इसका मतलब कि that photon can emit the electron from the surface of metal, but it cannot move further in the circuit because it does not have any kinetic energy to reach at the anode of the discharge tube। वहां तक जाने की उसके पास एनर्जी ही नहीं है। उसको एक इंजेक्शन तो दे दिया उसने कि हाँ तू बाहर आ जा, बाहर तक तो आ गया हो, लेकिन जान है नहीं उसमें ना। अब जान नहीं है तो बाहर कैसे आगे चलेगा कैसे? तो बाहर तो निकाल दिया। एक फोटोन ने एनर्जी दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर की, उससे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर तो आ गया, लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज 0, इट डज नॉट हैव एनर्जी टू मूव ऑन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। when it does not move electricity, it will not contribute any electric current in the circuit। सर्किट में इसका जो करंट में जो अपना कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 0। वो बाहर जा ही नहीं सकता, दम ही नहीं है उसमें। दूसरी बात। तीसरी बात समझो, थर्ड, कि इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मजा ही आ गया जिंदगी का। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन द एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो यहां से, if the frequency of the photon is greater than the threshold frequency। अब तो बल्ले बल्ले है। अब क्या होगा? अब तो वो एमिट भी कर देगा उसको बाहर और उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर देगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप कहां जाएगा? एनोड पर चला जाएगा और इट विल कॉन्स्टिट्यूट करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट देगा। ये तीनों आइंस्टाइन की कंडीशंस हैं। समझ आ गई बात? वापस समझो एक बार ध्यान से कि एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 वर्क फंक्शन,
फोटोन की एनर्जी दो हिस्सों में खर्च होती है। पहला हिस्सा इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के काम आता है, और बाकी का जो हिस्सा होता है फोटोन की एनर्जी का, वो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल सर्किट में आगे बढ़ता है। अगर मैं इसको फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लाऊं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज E, वर्क फंक्शन इज W0, and the remaining part of the energy of the photon, that is kinetic energy. For energy of photon is h nu, you know, W naught is h nu naught, where h is Planck's constant, nu is the frequency of the photon, nu naught is the threshold frequency, which is very urgently required for the surface of metal to emit the electron from it, and the remaining is kinetic energy. And this equation gives the very good expression for the maximum kinetic energy of the electron, and that is h times the nu minus nu naught. Here there are three stories again. If nu is less than nu naught, if the frequency of the photon less than the threshold frequency, then kinetic energy's expression is negative. That is not possible. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट हैव एनर्जी टू गो इन नेक्स्ट level or to the positive terminal of the battery or to the electrical circuit. No electron can move. In the second case, if nu equal to nu naught, if the frequency of the photon is equal to the threshold frequency, तो उस केस में क्या होगा? The kinetic energy zero. इसका मतलब ये हुआ कि electron could not provide sufficient energy to move in the electrical circuit. It is providing only that energy which is equal to the work function. So electron move from the surface of metal, or electron can emit from the surface of metal, but it cannot move further in the electrical circuit. नहीं जाएगा ना? ओके, तो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास पूरी कहानी है। अब क्या होगा? Ke मैक्सिमम इज पॉजिटिव, और Ke मैक्सिमम पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी है जिससे वो सरफेस से बाहर भी निकलेगा, और साथ के साथ उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है जिससे वो आगे वो उसमें मूव करेगा, और इसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। आप इस एक्सप्रेशन को बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए, आप इसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई मोबाइल में देख रहा है तो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर नीट एग्जाम। Okay, I am not gonna to take anything more again. कल सुबह में इसके सवाल कराऊंगा, आप लोग कृपा करके इतना रिवाइज करें और सुबह 8 बजे क्लास में टाइम पर पहुंचे, ठीक है? It is too hot at the evening time, morning hours थोड़ा ठंडा रहता है। मैं पिछला लेक्चर और लेक्चर दोनों अभी YouTube पे डाल रहा हूं, तो आप सब देख लें एक एक बार, और 7 बजे उठ जाएं। जो जो बच्चे नहीं है सब अपने मित्र परिचित रिश्तेदारों से बोल दें कि समय पर आए। नोटेड? बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस लंच। सर कल 7 बजे ना 8 बजे ना? 7 नहीं बिटिया रानी, 8 बजे है। हाँ 8 बजे। हाँ 8 बजे को 8 AM बोलते हैं। AM सर। हाँ सकाळी 8 वाजता। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा।